नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हिंदी पाठशाला में। हम पढ़ रहे थे कृतिका भाग 2 में संकलित पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी, जिसमें लेखिका मधुर कांकरिया सिक्किम की अपनी यात्रा के दौरान हम सबको सम्मिलित करती है इस पाठ के माध्यम से। और यह पाठ पढ़ते पढ़ते हम भी लायुंग और कटाव तक पहुंच गए हैं। और उसके बाद जो वर्णन करती है कटाव के सौंदर्य का, खूबसूरती का, अपनी सहेली मणि के द्वारा बताई गई प्रकृति द्वारा की गई जल व्यवस्था का। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पृष्ठ 27 पर, और नीचे के लगभग आधा पृष्ठ हम पढ़ चुके हैं, अंत में आ गए हैं। तो चलिए अध्ययन आरंभ करते हैं। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। मणि जो है लेखिका की सहेली, वह सबसे बड़ी प्रसन्न होती है, आभार मानती है प्रकृति का और अपना माथा उसके सामने, अपना सिर झुकाती है प्रकृति के समक्ष। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, कि जो नदियां हैं या हिम शिखर हैं इनका हम पर बहुत कर्ज है। तो उस कर्ज के रूप में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम सम्मान अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसी वजह से वो अपना माथा उनके समक्ष झुकाती है। सारा कितना सुंदर, कि सब कुछ बेहद खूबसूरत है। यहाँ स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा कि जो मन में स्वप्न जगाने वाले हैं, ऐसा सपनों का निर्माण वहाँ होता है। कितना सुंदर संसार था वह सब प्रकृति का। पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। फिर एक ऐसा कुछ हुआ, क्षण ऐसा आया कि फिर से मन में निराशा आई, उदासी आई, हल्की सी परत। पहले भी उसने दृश्य बताया है कि उसके मन में जो उसका संसार है सौंदर्य वाला खंडित होता है कि जब वह पहाड़ियों को पत्थर तोड़ते हुए देखती है। फिर अब वह दूसरी बात बताती है। बीच में एक छोटा सा प्रसंग आया था बच्चों का, कि बच्चों के कठिन जीवन यापन से भी उसका ध्यान भटकता है सौंदर्य से। अब जो तीसरा यहाँ बता रही है वो प्रसंग यहाँ पर है कि जब उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो उसे फौजी छावनियाँ दिखाई देती हैं, तो उनके बारे में विचार करती है। तो वह उदासी की झीनी परत उसके सामने आती है कि इनका जीवन कितना कठिन है। तो अगर जब प्रश्न पूछा जाता है कि लेखिका के सौंदर्य के संसार को किसने भंग किया, ऐसे कौन से प्रसंग या घटनाएं आई हैं, तो आप यह प्रसंग भी उसमें लिखेंगे। पढ़ते हैं। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। पहला ख्याल तो उसे वही आ गया, अब फिर दूसरा कुछ उसे यहाँ दिखाई देता है। तो एक प्रसंग तो पहाड़ियों वाला लिखेंगे जो पत्थर तोड़ रही थी, और दूसरा आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ एक आधू से दिखाई दी। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, वह बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, कड़कड़ाती ठंड, आप तापमान देखिए कितना है। उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, -15 डिग्री, उससे भी नीचे वहाँ चला जाता है। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। तो लेखिका उससे यह प्रश्न करती है, तो वह क्या जवाब देता है? वह हंस दिया, एक उदास हंसी। उदासी थी उसकी हंसी में। आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फौजी उसको जवाब देता है, फेरी भेट लो, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। तो जीप आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, कि आपके कल के सुखद कल के लिए हम अपना आज कुर्बान करते हैं। तो ये बातें जब वो पढ़ती है, उनका जो जवाब था फौजी का, वह जवाब, और ये जो कोटेशन वहाँ लिखी हुई है, जो चेतावनी लिखी हुई है, उनको बोर्ड को पढ़ते पढ़ते अब उसके मन में उदासी फिर घिर आती है। अब है फौजियों के बारे में विचार करके मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पोष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। मन उसका उदास हो जाता है फौजियों के बारे में सोचकर। अंदर की भावनाएं पिघलने लगती हैं, कोमलता और करुणा का भाव जगने लगता है कि जब हम महानगरों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़ी आराम की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो कभी हम ध्यान में ही नहीं ला पाते इस स्थिति को
कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में भी, अब जब वो अप्रैल शुरू हो चुका उसमें वो गए हैं, उस समय में भी 5 मिनट में वो ठिठुरने लगे थे, सर्दी से कांप रहे थे। और उसी क्षेत्र में जहाँ तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, ये जवान पोष और माघ में जो हमारे मैदानों में भी कड़कड़ाती ठंड के समय होता है, उसमें उस क्षेत्र में जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, पोष और माघ के महीने में, आप जनवरी फरवरी ले सकते हैं इसमें, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है। तो उन क्षेत्रों में पेट्रोल को छोड़कर पानी भी जम जाता है। पानी उन्हें गर्म करके ही पिघाल कर पीना होता है, पानी की भी उपलब्धता वहाँ नहीं होती है, कि पेट्रोल के सिवाय सब कुछ जम जाता है। उस मौसम में भी, उस ठिठुरते मौसम में भी वे तैनात रहते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। किस लिए? ताकि हम सब जहाँ हम रह रहे हैं, देश के नागरिक सुरक्षित रहें, हम पर कोई आपदा ना आए। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, क्योंकि कटाव जाते समय वह बताती है कि डर के मारे सब शांत थे, चुप थे, केवल सांसों की आवाज़ उसे आ रही थी। तो उन रास्तों पर चलते हुए भी हमें डर लग रहा है, और जबकि उन रास्तों को बनाने वालों ने क्या किया होगा, उनके बारे में अब वह विचार कर रही है। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं, कि समय से पहले उन लोगों को मृत्यु को अपनाना पड़ गया, अर्थात वो मौत के मुंह में समा गए, क्योंकि रास्ते खतरनाक बनाने में उन्हें अपना जीवन खो देना पड़ा। जबकि उन रास्तों पर जाते हुए भी हम घबराते हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। बहुत कुछ उसने नया पाया है वहाँ जाकर। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था, कि मुझे झंझोड़ डाला था। सौंदर्य तो उसने देखा ही देखा, कि संपूर्णता वहाँ उसे लगी, लेकिन ऐसे भी दृश्य दिखे जिसने उसके मन को झंझोड़ दिया कि जीवन यह भी होता है। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर यूमथांग की ओर, क्योंकि बीच में उन्होंने कटाव की तरफ गए थे, कटाव से फिर वापस लायुंग आ गए हैं और उन्हें जाना है यूमथांग की ओर। तो फिर वो प्रस्थान करना शुरू करते हैं यूमथांग की तरफ। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था, कि अभी अभी आया था। यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुतो और रोडोडेंड्रो के फूल। ये फूल उन्होंने पहले भी अपनी यात्रा के दौरान देखे हैं। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में देखेगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो, कि जैसे फूलों की कोई सेज बिछा दे, फूल ही फूल, तो पूरी घाटी जो है फूलों से भर जानी है। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, थोड़े से चौड़े रास्ते थे उसकी बजाय। इस कारण खतरों का एहसास कम था, तो अब डर उन्हें कम लग रहा था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे। अब उन्हें कौन से और जानवर दिखते हैं, याक का वर्णन पहले आ चुका है, अब उसे बंदर भी दिखाई दिए हैं। कुछ अकेले हैं बंदर, तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ, कि छोटे बड़े, नर और मादा, हर तरह के बंदर उन्हें दिख गए हैं। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप, यानी कि पहाड़ी कबूतर भी उन्हें वहाँ दिखाई दे गए हैं पक्षियों में। अब उनकी जीप जब यूमथांग पहुँची, अब वो यूमथांग पहुँच गए हैं, तो हम थोड़े निराश हुए। क्यों? क्योंकि वो कटाव होकर आए हैं, और कटाव की खूबसूरती को अब यहाँ से तुलना कर रहे हैं, तो अब यूमथांग उनके लिए फीका पड़ गया है। तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ़ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा। दोनों जब दो चीज़ें देखी हैं, एक बेहद खूबसूरत है और उसके बाद उससे कम खूबसूरत देखें, तो वह खूबसूरती हमें उतनी नहीं भाती जो हम देख आए, तुलना हो जाती है। तो अब उन्हें कटाव के सामने यूमथांग जो है फीका लगने लगा। और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। कि उनकी मंजिल अगर यूमथांग थी, तो उससे ज़्यादा रोमांचकर क्या रहा जो बीच का उनका यात्रा का समय रहा। जो भी यात्रा के स्थल आए बीच में, जहाँ उन्होंने पड़ाव डाला, जो महसूस किया, जो देखा, जिन दृश्यों ने उन्हें झंझोड़ा, तो कहती हैं कि मंजिल से अधिक रोमांच देता है मंजिल का सफ़र, मंजिल तक पहुँचने की जो यात्रा है वह। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, यानी कि सिक्किम की रहने वाली वह है, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं,
मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। कितना खूबसूरत जवाब दिया। जबकि उसने एक क्षेत्र विशेष से जोड़कर लेखिका ने प्रश्न किया कि सिक्किम की रहने वाली तो सिक्किमी कहलाई। वो कहती है नहीं, मैं इंडियन हूँ, मैं भारत की हूँ, मैं इंडिया की हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर खुश हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सिक्किम जो है पहले भारत का हिस्सा नहीं था, स्वतंत्र रजवाड़ा था। जैसे राजाओं के अपने क्षेत्र होते थे तो वह उनके अधिकार में होता था। जैसे जो जम्मू कश्मीर है वह भी पहले एक अलग रजवाड़ा ही था, राजा का उन पर राजा हरिचंद थे जो उनका शासन का वहाँ पर था, लोकतंत्र से पूर्व। बाद में भारत के हिस्से में जब संविधान में बदलाव हुए तब जाकर हुआ, और 370 धारा हटने के बाद अब पूरी तरह से भारत में इसका विलय हुआ है। तो ऐसे ही सिक्किम भी जो है पहले स्वतंत्र रजवाड़ा था। फिर बाद में जब पटेल जी ने बहुत प्रयास किए उसके बाद ये भारत में जुड़ गए। तो उसके बाद कहते हैं जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था, टूरिज्म इतना नहीं था उस समय पर, यात्री अधिक नहीं आते जाते थे। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था, कि वहाँ के लोगों ने भारत को अपना राष्ट्र मन से स्वीकार कर लिया है। यहाँ की परंपरा और संस्कृति को अपनी को बनाए रखते हुए भी मन से स्वीकारा है। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी वे अलग थे, हमसे अपने ही लगते हैं। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया पहाड़ी कुत्ते भी उन्हें रास्ते में मिले हैं। तो प्रश्न आए, तो अब तक वो याक देख चुके हैं, बंदर देख चुके हैं, पक्षियों में कबूतरी पहाड़ी कबूतर देखे हैं, अब पहाड़ी कुत्ते भी देखे हैं। मणि ने बताया ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, उनकी विशेषताएं हैं कुत्तों की, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। एक विशेष समय होता है जिसका प्रभाव, जैसे कहते हैं कि चांद की किरणों का प्रभाव उन पर अधिक प्रभाव डालता है, तो उसका ही वर्णन है कि चांदनी रातों में ही भौंकते हैं, वरना ये पहाड़ी कुत्ते नहीं भौंकते हैं। मणि ने यह जानकारी दी। तो यह जानकारी सुनकर लेखिका हैरान हो जाती है, कहती है क्या? विस्मय और अविश्वास से, उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी होता है। मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? कि जैसे समुद्र के जो समुद्र में ज्वार भाटा उठता है उनका प्रभाव होता है, तो क्या उस तरह चांदनी जो रात है उसकी किरणों का भी इन पर प्रभाव पड़ता है? लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। तो जब वापस लौट रहे थे वहाँ से ये युमथांग से, तो बीच में जितेन ने अनेक जानकारियां वहाँ से जुड़ी हुई और दी लेखिका और उसके दल को। मैडम क्या बताता है? मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। तो उन लोगों की मान्यता है ये कि यहाँ पर जो है गुरु नानक भी रहे थे, उस शिला पर उनके पैरों के चिन्ह हैं, और उनकी थाली में जो चावल थे कुछ फैल गए, नीचे गिर गए, और जहाँ वो चावल गिरे तो वहाँ चावल की खेती होती है। तो लोगों की यह धारणा है, मान्यता है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। इसे भी रेखांकित कर लें, खेदुम पूछा जा सकता है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उन लोगों की धारणा है कि इस खेदुम में अगर किसी ने भी जरा सी भी गंदगी की तो मृत्यु निश्चित है। अब इस तरह की बातें हमें अंधविश्वास लगती हैं, लेकिन ऐसी धारणाओं के पीछे सोच देखिए क्या है कि स्वच्छता का महत्व है। वो प्रकृति को और उसके हर स्रोत को, हर चीज़ को, उसके हर अंग को स्वच्छ और यथावत रूप में बनाए रखना चाहते हैं। तो जिसने भी ऐसा कुछ निश्चय किया होगा तो जो दृष्टिकोण है वह बेहतर था। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? ये पूछती है वो लेखिका उससे, जितेन से। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें हम गंदा करेंगे तो मर जाएंगे। तो यही जो सोच है, इसी कारण वहाँ प्रकृति आज भी यथावत रूप में प्राप्त होती है। जबकि जहाँ हम मैदानों में रहते हैं, हम इतने स्वार्थी सोच के हो गए हैं, हम धर्म में या इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करते हैं, तो हम अंधाधुंध प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और उसका प्रतिफल भी देख रहे हैं कि कितने नुकसान हो रहे हैं। आज की जो स्थिति है वो प्रकृति को नुकसान देने के ही कारण है।
तो वहाँ के लोग आज भी प्रकृति को पूज्य मानते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने का, उसका अहित करने का या वहाँ गंदगी फैलाने को बहुत बुरा मानते हैं। उन्हें लगता है कि मृत्यु आ जानी है अगर हमने ऐसा गलत कार्य किया। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। वह अंग्रेजी में ही उच्चारण कर रही है गैंगटोक। गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़, कि पहाड़ यहाँ है, इसी कारण इस जगह का नाम गंतोक पड़ा है, जिसे अंग्रेजी में आप स्पेलिंग में भी गैंगटोक लिख देते हैं। तो जब आप हिंदी में लिखेंगे आप गंतोक लिखिएगा। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। अब वह फिर युमथांग की जानकारी देता है। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान जो थे शेखर दत्ता, उनके दिमाग में यह ख्याल आया था कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, कि यहाँ पर जो छावनियाँ बना दी गई हैं फौजी रहकर अकेले क्या करेंगे। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। तो किसके दिमाग की उपज है? कप्तान शेखर दत्ता, जो भारतीय आर्मी के कप्तान थे वहाँ पर। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। जो कार्य उन्होंने शुरू करवाया था, जो दिमाग में उनकी उपज आई थी विचारों की, उसी का प्रतिफल आज की सड़कें हैं और आप यहाँ घूमने आई हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, कि मन में मनुष्य की जो इच्छा रहती है कि कुछ और नया ढूंढते हैं, कुछ और जानते हैं, कुछ और खोजते हैं। यही जो इच्छा जो उसके मन में है, जो कभी समाप्त नहीं होती है, उसी के कारण यह सौंदर्य से भरी हुई जो क्षेत्र है, स्थल है, हमारे सामने आ पाते हैं। और उसी खोज को, असमाप्त खोज को नाम देती है सौंदर्य का। मन ही मन लेखिका जो है कहती है, और जीप आगे बढ़ने लगती है। तो यहाँ तक जो है हमारा पाठ समाप्त होता है, पूरा होता है। अब आते हैं हम इसके प्रश्न अभ्यास पर। तो पहला प्रश्न लगभग मैंने आपको सभी पाठ के दौरान समझा दिए हैं। संक्षेप में एक बार फिर कर लेते हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। यह पहले ही पृष्ठ पर है कि उसमें उसे लगता है जादुई झालर है, उसका सब कुछ स्थगित हो गया है, बाहर भीतर सब शून्य है, अतीन्द्रिय सौंदर्य की उसे अनुभूति होती है। तो इसमें यही लिखना है। मेहनतकश बादशाहों के शहर में वही दो मुख्य बिंदु, एक तो बहुत कठिन परिश्रम उन लोगों को करना पड़ता है, मन की मर्जी के मालिक होते हैं और उस कठिन जीवन यापन में भी प्रसन्नता के क्षण खोज लेते हैं। श्वेत पताकाएं, रंगीन पताकाएं। श्वेत पताकाएं बुद्धिस्ट की मृत्यु पर 108 मंत्र लिखे हुए शहर से बाहर पंक्तिबद्ध लगाई जाती हैं, और रंगीन पताकाएं शुभ कार्य के अवसर पर लगाई जाती हैं। और जो ये पताकाएं होती हैं इन्हें उतारते नहीं हैं, स्वतः ही धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। अगला प्रश्न है सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक और जनजीवन की जानकारी। प्रकृति पहाड़ी क्षेत्र, भौगोलिक में आएगा पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र का जनजीवन कैसा होता है? बहुत कठिन होता है। स्त्रियों का, पुरुषों का और बच्चों का, तीनों का आप लिखेंगे। और जो प्रकृति है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, पेड़ पौधे, फूल सब उसे मिलते हैं, और उसमें भी पहाड़ों के, हिमालय के विभिन्न रूप उसे दिखाई देते हैं। सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगला प्रश्न है धर्म चक्र से संबंधित। इसे देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी ऐसी लगी, क्योंकि मैदानों में भी जब गंगा स्नान का ध्यान आता है उसकी स्मृति में, तो उसे लगता है कि हम जो हिंदू लोग हैं प्रायः क्या कहते हैं कि गंगा स्नान से पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसा, हालांकि ऐसी सिर्फ मान्यता है। तो वो कहते हैं कि सबके सोचने का तरीका, जंगल, पहाड़ और मैदान जो भारत के लोग हैं एक तरह का है। इसी कारण से भारत की आत्मा एक जैसी दिखती है। छठा प्रश्न है कि कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं, और किसके आधार पर बताना ही है प्रश्न? जितेन नार्गे ने जो भूमिका निभाई है उसके आधार पर। इसके साथ साथ आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जितेन के गुण बताइए। तो जो जितेन के गुण हैं वही किसी कुशल गाइड में होने चाहिए। तो आप दोनों प्रश्नों को थोड़ा सा मोल्ड करके लिखेंगे तो दोनों सिद्ध हो जाएंगे। तो जितेन क्या है? गाइड भी है। गाइड को क्या होना चाहिए? अपने स्थान की, जिस जगह की वो निर्देश दे रहा है, दो लोगों की सहायता कर रहा है, वहाँ की सांस्कृतिक जानकारी होनी चाहिए, वहाँ की धार्मिक जानकारी होनी चाहिए, क्षेत्रीय जानकारी होनी चाहिए, वहाँ के लोगों के खान पान, रहन सहन, भाषा की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा मुख्य बातें और क्या हैं? मृदुभाषी होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए, कुशल वक्ता होना चाहिए। बोलने में कुशल होगा तभी वह
जो तीर्थाटनी है या सैलानी है उनको प्रभावित कर पाएगा। और उसमें साथ साथ अगर ड्राइवर के गुण हैं तो और भी बेहतर है। ड्राइवर है तो उसे गाइड की भी जानकारी हो। अब क्योंकि अगर दोनों कार्य वह कर रहा है और गाड़ी बीच में कहीं ख़राब हो जाए तो वह ठीक करने में मदद कर सकता है। तो इस तरह जो है जितेन की भूमिका के बारे में बताते हुए आप कुशल गाइड में यही गुण बताएंगे कि उसे इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है। साथ साथ मैंने आपको बता दिया था कि कहीं उसे बर्फ़ से ढके दिखते हैं, कहीं पेड़ पौधों से, कहीं फूलों से, और कहीं बिल्कुल पत्थर जैसा उसे पहाड़ दिखता है। 8वें प्रश्न में विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। एक उसे लगता है कि जैसे वह कोई आदिम युग की कोई राजकुमारी है जिसे अभिशाप मिला है और वह स्थगित हो गई है। और नदी की धारा में जब पाँव भिगोकर बैठती है तो उसे उस समय कैसी अनुभूति होती है। जब उसने आसमान को देखा था उस समय कैसी अनुभूति होती है आसमान के सौंदर्य को। तो तीनों बातें जुड़कर आप इसमें लिखेंगे। उसे लगता है कि संपूर्ण सौंदर्य यही है और ऐसी अनुभूति होती है कि ऐसे ही वातावरण में वेदों की रचना हुई होगी, वसुधैव कुटुंबकम वाले महामंत्र को पाया होगा, और यहाँ कोई भी अपराधी भी बुद्ध का अवतार करुणा का अवतार बुद्ध बन सकता है। ये उसकी अनुभूतियाँ हैं। 9वें प्रश्न में कौन से दृश्य लेखिका को झकझोर गए। ये कई बार हम बीच में इस पर चर्चा कर चुके हैं। पत्थर तोड़ती पहाड़ी ने, और दूसरा फौजियों वाला आप लिखेंगे। अगले प्रश्न में कि अगर हम कहीं भी घूमने जाते हैं, प्रकृति की अलौकिक छटा को निहार रहे हैं, तो वहाँ तो हम पहुँच गए हैं, क्या मात्र हम साधन हैं वहाँ तक उस अनुभव को लेने में, या किसी और ने भी हमें सहयोग किया है, उनके बारे में बताना है। तो उस सहयोग में कौन कौन है, शुरुआत कहाँ से होती है, टूरिज़्म से हो जाएगी कि जो यातायात विभाग है सबसे पहले उसका। फिर हमें ठहरने की जगह चाहिए होती है, जो होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उनका योगदान होता है। वहाँ के जो दुकानदार होते हैं उनका होता है। वहाँ के लोग भी हमें वहाँ की जानकारी देते हैं कि कौन से स्थलों पर घूमना चाहिए। वहाँ के लोगों से अन्य जानकारियाँ मिलती हैं, उनकी संस्कृति का ज्ञान मिलता है। वहाँ के जो गाइड और टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट भी सहायता करते हैं, साथ देते हैं, और जो गाइड हैं वो जानकारी देते हैं, उस चीज़ को डिटेल में बताते हैं। तो इस तरह से उन लोगों का हमारे साथ योगदान बना रहता है। 11वें प्रश्न में है सामान्य जनता की बात, कि सामान्य जनता बहुत अधिक मेहनत करती है, मेहनताना कम लेती है, देश की प्रगति में मुख्य भूमिका निभाती है। ये आपको विस्तार से थोड़ा सा खोल कर लिखना है। अगला है कि आज की पीढ़ी द्वारा कि हम सब लोग प्रकृति के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं और इससे रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। 2 बातें हैं कि पहले हम क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं वह लिखना है। हम प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, पानी को स्वच्छ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लिखेंगे। फिर हम उसे रोकने में हमारी भूमिका क्या हो सकती है कि हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहला बिंदु हो सकता है शिक्षा का प्रचार प्रसार। शिक्षा अगर वह माध्यम है जिससे कार्य बखूबी हो सकता है। पहले तो हो शिक्षा का प्रचार प्रसार। कोशिश हो कि पेड़ कहीं काटे ही ना जाएं। अगर कहीं काटना पड़ रहा है तो उसके बदले में किसी अन्य स्थल पर पेड़ों को लगाएं, और सिर्फ लगा कर न छोड़ें, उनकी देखभाल भी करें, उन्हें सींचें भी सही, ये आवश्यक है। विशेष अवसरों पर पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो प्रकृति के रूप को वापस पाने में सबसे बड़ा कार्य पेड़ पौधों के रोपने और उनकी देखरेख का रहेगा। फिर स्वच्छता का महत्व है कि पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, यहाँ वहाँ गंदगी ना फेंकें, उचित जगह पर ही कूड़ा फेंकें, ये सब बातें आ जाएंगी। फिर 13वां प्रश्न है कि पाठ में आया है कि स्नोफॉल के कारण जो है लायुंग में बर्फ़ उन्हें नहीं मिली थी तो वो कटाव गए थे। तो एक कारण तो उसने परिणाम जो है दे दिया कि स्नोफॉल में कमी आ गई। तो और क्या क्या है, समय पर वर्षा नहीं होती, कभी अधिक गर्मी है तो कभी अधिक सर्दी है, मौसम चक्र बदल गया है। तो जो जो नुकसान हो गए हैं, जो जो बदलाव आ गए हैं, वह हमें यहाँ पर लिखने हैं। प्रदूषण के जो है प्रभाव लिखने हैं। बीमारियां हैं, त्वचा से संबंधित, हृदय से संबंधित, किस कारण से हैं, जल प्रदूषित हो गया है, भोजन प्रदूषित हो गया है, यह सब लिखेंगे। अगले प्रश्न में क्या है कि कटाव पर कोई भी दुकान नहीं है तो वरदान क्यों है। यही वरदान की बात है कि दुकान होती तो सैलानी भी जाते, वहाँ गंदगी फैलाते, वहाँ का प्राकृतिक जो सौंदर्य है स्वाभाविक रूप से जो बना हुआ है वह हम नष्ट कर देते। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तभी वह स्वाभाविक रूप से अपने प्राकृतिक रूप में विद्यमान है और बहुत खूबसूरत है।
अगर दुकानें हो जाती तो वह रूप उसका नष्ट हो जाता, वो कारण लिखते हुए आप बताएंगे। फिर है जल संचय की व्यवस्था। जल चक्र मैंने बताया कि सर्दियों में जल स्तंभ पर हिम को के रूप में पानी इकट्ठा करते हैं। गर्मियों में जब तापमान बढ़ता है तो नदियों झरनों के रूप में बहते बहते जंगलों मैदानों से होता हुआ फिर समुद्र में मिल जाता है। फिर क्या होता है, समुद्र से वाष्पीकरण होता है, वेपोराइजेशन जिसको आप बोलते हैं, उससे बादलों का रूप ले लेते हैं, फिर से पानी के रूप में और बर्फ़ के रूप में फिर पानी इकट्ठा हो जाता है। इस तरह जल चक्र चलता रहता है। 16वां प्रश्न कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं। एक अनुच्छेद तो उसने खुद ही लिखा है कि -15 डिग्री सेल्सियस तापमान हो तब भी वो अपनी ड्यूटी पर अटल रहते हैं। बाकी आप सब सामान्य रूप से इसमें लिख सकते हैं कि ऐसा वातावरण जहाँ पारा छोड़कर सब कुछ जम जाता है, या बेहद गर्मी हो, रेगिस्तान की जगह हो, या बेहद ठंड हो, उसमें भी वो ड्यूटी पर रहते हैं। आक्रमण का कोई आभास हो किसी को दुश्मन के साथ, उसमें वो तत्पर रहते हैं, हमेशा अपनी जान हथेली पर लिए रखते हैं हम सब के लिए। तो वो उनकी कठिनाइयाँ लिखेंगे। और जिस जगह पर हो ऐसा भी नहीं है कि उन्हें बहुत अच्छा खाने पीने की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, हो सकता है उस जगह पहुंचाने में बहुत कठिनाई आती हो, तो ये मुश्किलें उनके सामने आती हैं। तो कहता है उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम उनके प्रति सम्मान अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसा परिवार है तो उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हैं। जिस चीज़ में उन्हें हमारी ज़रूरत हो हम उनकी सहायता कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, घर पर अगर उनके कोई नहीं है, कहीं जाना है तो हम उन्हें साथ दे सकते हैं। तो इस तरह हम उनका ध्यान रखकर अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट 3 है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत, पूरा होता है। तो अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।